चलिए अब कुछ क्वेश्चंस या एमसीक्यूज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि सेंसस एक इंपॉर्टेंट इशू है, आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं हाई चांसेस हैं कि इस टॉपिक में से कुछ ना कुछ पूछा जरूर जाएगा। तो कुछ एमसीक्यूज मैंने आपके लिए कंपाइल किए हैं, इनको देख लेते हैं और इससे आपको आइडिया भी लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंसस इन इंडिया इज आर करेक्ट। तो इसमें हमको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है सेंसस के रिस्पेक्ट में। पहला, द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1872। भारत में जो पहला कंप्लीट सेंसस हुआ था वो 1872 में हुआ था। दूसरा, द सेंसस इज कंडक्टेड बाय ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये दो अपने स्टेटमेंट हो गए। अब हमको बताना है कि इसमें से कौन पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो जो पहला स्टेटमेंट है कि जो कंप्लीट सेंसस इंडिया में कंडक्ट किया गया था वो 1872 में कंडक्ट किया गया था, ये स्टेटमेंट गलत है। भारत में जो कंप्लीट सेंसस हुआ था वो 1881 में हुआ था। मतलब ये कि अंग्रेजों के अंडर आने वाला जो टोटल एरिया था, इसकी जो जनगणना की गई थी वो साल 1881 में की गई थी, या फिर यूं बोलूं कि इनके अंडर में जितना एरिया था उसमें कितने लोग रहते हैं उसका जो कंप्लीट काउंटिंग हुई थी पहली बार वो 1881 में हुई थी। इसके पहले 1865 और 1872 में सेंसस हुए जरूर थे, मगर वो पार्शियल सेंसस थे, वो एक सर्टेन इलाके तक कन्फाइंड थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, भारत में जो पहली कंप्लीट जनगणना हुई है वो 1881 में हुई है। इसमें अंग्रेजों के अंडर में जितना एरिया आता था उसमें कितने लोग रहते हैं उनकी जो हेड काउंटिंग की गई थी, उसका जो सेंसस किया गया था वो 1881 में हुआ था। इसके पहले 1865 में और 1872 में सेंसस हुए जरूर थे, याद रखिएगा, मगर पार्शियल सेंसस थे, सर्टेन एरियाज में तक वो कन्फाइंड थे। पूरा इलाका जिसके ऊपर अंग्रेजों का कब्जा था या उनके ऊपर उनका रूल चलता था उसका सेंसस इसमें नहीं किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट अपना गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1881 लिखा होता तब ये स्टेटमेंट सही हो जाता। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। और दूसरा, द सेंसस इज कंडक्टेड बाय ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये स्टेटमेंट सही है। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो अपने को ये याद रखना है कि 1872 में पार्शियल सेंसस हुआ था, पहला जो कंप्लीट सेंसस है 1881 में कंडक्ट किया गया था। और सेंसस कंडक्ट कौन कराता है? कायदे से जो मिनिस्ट्री की अगर बात करोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कंडक्ट करवाती है, और अगर उसमें भी कौन सा डिपार्टमेंट करता है तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर के नाम से एक ऑफिस है जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएचए या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करता है, वो लोग ये सेंसस करवा के अपना खत्म करते हैं। ये पहला एमसीक्यू हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The population data collected in Indian census is kept confidential under which of the following acts? तो भारत में जो पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट होता है उसमें आप जाहिर सी बात है कुछ आंकड़े जो है वो तो पब्लिक करवाए जाते हैं, आपकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, हर एक स्टेट की कितनी क्या पॉपुलेशन है, इस तरीके से। मगर ओवरऑल जो पूरा का पूरा डाटा है उसमें एक एक डिटेल जो है वो पब्लिक नहीं की जाती, उसमें से काफी सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं। तो क्वेश्चन ये है कि भारत की जो जनगणना होती है, सेंसस में जो पॉपुलेशन का डाटा होता है उसको जो कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है वो इनमें से किस कानून के तहत में कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है? पहला है द सेंसस एक्ट 1948, दूसरा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 और चौथा है नेशनल स्टैटिस्टिकल एक्ट 2008। वैसे तो इसका जो सही जवाब है वो है सेंसस एक्ट 1948, बट अगर लेट से आपको इसका सही जवाब नहीं भी पता है तो भी आप थोड़ा कॉमन सेंस से इस खेल को खेल सकते हैं। इसने ये बोला है कि इंडिया में जो भी सेंसस होते हैं उसमें जो डाटा कलेक्ट किया जाता है पॉपुलेशन को, उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। किस कानून के तहत में कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है? जाहिर सी बात है, इसका मतलब कानून जो है वो सेंसस होने के पहले का बना होना चाहिए, और सेंसस तो अंग्रेजों के टाइम पीरियड से हो रहा है, और आरटीआई 2005 में आया तो किसी भी सूरत में ऑप्शन नंबर बी तो नहीं हो सकता। इसी तरह से ये नेशनल स्टैटिस्टिकल एक्ट 2008 ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो अभी रिसेंट का कानून है और सेंसस तो आजादी के पहले से चल रहा है। इसी तरह ये जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है 1923 का, ये भी सही नहीं हो सकता। एंड सेंसस एक्ट 1948 में स्पेसिफिकली बनवाया गया था। इसके पहले जो सेंसस होते थे वो अंग्रेजों के कानून के तहत होते थे, और 1948 में ये कानून बनवाया गया और इसके तहत में फिर 1951 में सेंसस हुआ था, और उसके बाद से भी जितने सेंसस हैं वो इस कानून के तहत में हो रहे हैं। तो यही जो है आपका सही जवाब होना चाहिए। ऑप्शन ए मस्ट बी द राइट आंसर। ये कॉमन सेंस के बेसिस पर भी जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ऐसे सही जवाब नहीं पता है। बहरहाल अपने को याद रखना है सही जवाब है सेंसस एक्ट 1948। इसका जो सेक्शन 15 है वो इंश्योर करता है कि आपका जितना भी पर्सनल डाटा है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, उसको पब्लिक नहीं किया जाएगा। चलें, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आसान है और सीधा सीधा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो रेलवे के अपकमिंग एग्जामिनेशन है, एनटीपीसी हो गया या जो आपकी स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशन हैं, एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स हैं, इसमें जो ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्टिंग द सेंसस इन इंडिया। तो इसमें से हमको ये बताना है कि इंडिया में जो सेंसस होने की फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, या फिर इंडिया में जो सेंसस होने की करेक्ट फ्रीक्वेंसी है वो क्या है। मतलब ये कि कितने कितने सालों में आप सेंसस करवाते हो। ऑप्शन ए 5 साल, ऑप्शन बी 10 साल, ऑप्शन सी 12 साल और ऑप्शन डी एज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। तो कायदे से जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 10। बट जाहिर सी बात है सरकार के पास में ये पावर है कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाएं जिसमें सेंसस नहीं करवाई जा सकती तो फिर उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे 2021 में सेंसस होना था बट उसको डिले कर दिया गया कोविड वगैरह के चलते। तो ये पावर सरकार के पास में है कि अगर एक्स्ट्रा
ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं तो फिर वो डिले कर सकते हैं इसको, मगर कायदे से अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में देखा जाए तो कानून ये कहता है कि हर 10 साल के अंदर अंदर आपको सेंसस करवाना है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एज पर द गवर्नमेंट्स रीसेंट अनाउंसमेंट इन 2025 व्हाट इज द रेफरेंस डेट फॉर द अपकमिंग सेंसस ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार ने जिस तरह से अभी रिसेंटली अनाउंस किया है सेंसस के बारे में कि वो आपका सेंसस करवाने वाले हैं, तो इसमें जो आपका रेफरेंस डेट रहेगा इस सेंसस का वो क्या रहने वाला है वो हमको बताना है। पहला है March 1, 2026, दूसरा है January 26, 2027, तीसरा है 1 March 2027 और चौथा है 1 April 2027। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1 March 2027। इसमें बताने लायक कुछ नहीं है, हमने अभी करंट अफेयर डिस्कस किया था तो उसमें भी हमने देखा था कि 1 मार्च 2027 रात को 12 बजे, जैसे 1 मार्च शुरू होगा तो जो भी भारत की पॉपुलेशन, अभी जो पूरा सेंसस आपका होने वाला है वो भारत की पॉपुलेशन का रेफरेंस डेट माना जाएगा, यानी कि 1 मार्च 2027 रात के 12 बजे भारत की इतनी इतनी पॉपुलेशन है जो इस सेंसस में निकल कर आएगी, या जो डाटा जो है इसमें पता हमको चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेजर इनोवेशन इन द अपकमिंग सेंसस 2026-27। अब ये जो आपकी आने वाली सेंसस 2026-27 के बीच में होगी, इसमें जो मेजर इनोवेशन है वो क्या है? ऑप्शंस: यूज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ कास्ट एन्यूमरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, कंडक्टिंग द सेंसस एंटायरली डिजिटली, एंड चौथा है लिंकिंग सेंसस डाटा टू आधार। बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, ये भी डिस्कस कर लिया है कि पहली जो है ये सेंसस है जो पूरी तरह से डिजिटली करवाई जाएगी, इसमें पेपर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सेंसस विल बी इंडियाज फर्स्ट फुल्ली डिजिटल सेंसस। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The 2026-27 census will collect caste data for the first time since which year? अब 2026-27 के बीच में जो सेंसस करवाई जाएगी ये कास्ट का डाटा पहली बार कलेक्ट करने वाली है कितने सालों के बाद, यानी कि इसके पहले आखिरी बार कास्ट सेंसस कब हुई थी या कास्ट का डाटा कब कलेक्ट किया गया था? ऑप्शन है 1941, 1951, 1971, 2001। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो सही जवाब है इसका वो कायदे से 1931 है, कि आखिरी जो आपकी कास्ट सेंसस हुई थी अंग्रेजों ने 1931 में करवाई थी, मगर 1931 क्योंकि ऑप्शन नहीं है इसलिए हम लोग यहाँ पर जो आज़ाद भारत के बाद में पहली आपकी सेंसस हुई थी उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेकर चलेंगे कि भैया आज़ाद भारत में एक भी बार जो है अभी तक कास्ट सेंसस हुआ नहीं है, तो 1951 के बाद से जो इंडिपेंडेंट इंडिया की जो है पहली आपकी सेंसस है तब से लेके आज पहली बार जो ये जो सेंसस होगी 26-27 में, उसमें जो है कास्ट वगैरह का डाटा इकट्ठा किया जाएगा, उसमें जो है कास्ट के डाटा को पहली बार जो है कास्ट का डाटा जो है पहली बार लिया जाएगा। अभी तक ये होता आ रहा था कि SC ST जो है उनकी पॉपुलेशन कितनी है ये जरूर आपकी काउंट की जा रही थी, मगर इस बार हर एक व्यक्ति की जो जाति है उसको इसमें इस बार गिना जाने वाला है। आखिरी बार कब हुआ था? 1931 अंग्रेजों के टाइम पे। और ये भी फैक्ट अपने को याद रखना है, आज़ाद भारत में जितनी सेंसस हुई है उसमें अभी तक ये कास्ट वगैरह की जो है काउंटिंग या कास्ट की सेंसस नहीं की गई थी, पहली बार जो है ये करवाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन UPSC प्रीलिम्स 2011 में पूछा गया था, देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग census in India is a constitutional obligation. The population census is held every 10 years, and the information collected during the census is used for delimitation of constituencies. Which of the following statement given above is are correct? 1 only, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3. देखते हैं। तो 2011 के UPSC प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है। पहला है कि सेंसस जो है इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, तो इसका सही जवाब यह है कि सेंसस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं है, सेंसस एक लीगल ऑब्लिगेशन है। इसका एक पूरा कानून बना हुआ है सेंसस एक्ट के नाम से और उसके बेसिस पर जो है करवाया जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, ये गलत है, ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है, इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। पॉपुलेशन सेंसस हर 10 साल में होता है, ये बात सच है। और तीसरा, इसमें जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उसके बेसिस पे डिलिमिटेशन होता है कंस्टिट्यूएंसीज का, तो ये भी हम लोगों ने देख रखा है। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 and 3। ऑप्शन नंबर 1 गलत है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशन है, इसका कानून बना हुआ है सेंसस एक्ट। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे सारे स्टेटमेंट नहीं भी पता हो तो भी हम लोग इसकी मदद से इसकी मदद से कर सकते हैं कि आपका इंडिया जो है ये इसमें आपका जो सेंसस जो है इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। अगर आपको पता है कि ये स्टेटमेंट गलत है तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता, तो डायरेक्टली जो है एलिमिनेशन की मदद से सही ऑप्शन तक पहुंच जाओगे। तो कई बार इस तरह से अगर आपको पूरे डाटा ना भी पता हो जो स्टेटमेंट दिए हैं, मगर उसमें से अगर एक आपको डेफिनेटली पता है कि सही है या गलत है, तो उसकी मदद से एलिमिनेशन करके भी जो है हम लोग सही जवाब तक पहुंच सकते हैं, ये भी अपने को याद रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अब कितना आसान है, कितना सिंपल दिख रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन देखकर कोई भी फंस जाएगा, मगर सही जवाब क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन है, कानून बना हुआ है उसके लिए, इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। और लीगल के लिए एक और शब्द इस्तेमाल होता है स्टैट्यूटरी, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है कि सेंसस इज स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? स्टैट्यूट वर्ड का मतलब भी कानून होता है, तो स्टैट्यूट वर्ड से निकल कर आया है स्टैट्यूटरी, तो कानूनी ऑब्लिगेशन है, लीगल ऑब्लिगेशन है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल। अगला, ये क्वेश्चन MPPSC में 2022 में आया था।
हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द सेंसस इन इंडिया? आसान क्वेश्चन है, देख ही लिया था हमने थोड़ी देर पहले। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस एंड नीति आयोग। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एसएससी सीजीएल में आ चुका है। द फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन विच ईयर? भारत का जो पहला सिंक्रोनस सेंसस है, यानी कि वो सेंसस जिसमें टोटल जो है आपके एरिया या फिर टोटल इंडिया का जो है हेड काउंट हुआ था या सेंसस हुई थी, वो किस साल में कंडक्ट किया गया था? 1861, 1872, 1881, 1891। तो सही जवाब हो जाएगा 1881 में कंडक्ट करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 9 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1881। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following functions are influenced by census data in India? अब हमको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से फंक्शंस जो हैं उसके ऊपर सेंसस का जो डाटा है वो असर डालता है या फिर वो सेंसस के डाटा से इन्फ्लुएंस होता है। पहला, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द स्टेट्स, डिजाइनिंग पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स, इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। अब हमको बताना है कि इनमें से कौन कौन से डाटा जो है वो सेंसस से इन्फ्लुएंस होंगे। तो अभी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया ही था कि लोकसभा की जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनको रीड्रॉ किया जाता है सेंसस का डाटा आने के बाद में, तो ये तो सही स्टेटमेंट है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट, ये बात भी सच है। जब आपके पास में डाटा आ जाएगा तो इससे आपको पता चल जाएगा कि स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, एंड अकॉर्डिंगली जब फिर पॉलिसीज बनाई जाएंगी तो उस हिसाब से जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज हर एक स्टेट को एलोकेट कर सकते हो। तीसरा, डिजाइनिंग पब्लिक वेलफेयर स्कीम, सेम वही लॉजिक यहाँ पर है कि आपको पता है कि किस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन, तो कोई स्कीम अगर आप लेकर आ रहे हो तो अकॉर्डिंगली उस स्कीम में किस स्टेट को कितना आपको जो है रिसोर्सेज देने हैं, वो सारी चीजें आप सेंसस के डाटा के बेसिस पर डिसाइड कर सकते हो। इसी तरह अगर आप लेट से आदमियों के लिए कोई एक स्कीम लेकर आ रहे हो, महिलाओं के लिए कोई स्कीम लेकर आ रहे हो, बुजुर्गों के लिए ला रहे हो, बच्चों के लिए ला रहे हो, तो ये डाटा भी आपके पास में हर एक स्टेट का स्टेट वाइज मौजूद है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी जो है आप अपना पूरी की पूरी स्कीम को जो है अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। तो ये बात भी सच है, डिजाइनिंग एंड एलोकेशन जो है पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स का, ये सेंसस के डाटा के बेसिस पे होता है। और आखिरी, इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस एनआरसी, तो ये भी जो है आप सेंसस की डाटा की मदद से कर सकते हो। एक बार आपको पता है कि आपके देश में कितने लोग हैं और कितने आपके जो है सिटीजंस हैं, नागरिक हैं, कितने आपके एलियंस हैं, कितने लीगल एलियंस हैं, कितने इलीगल एलियंस हैं, जब सब कुछ पता चल जाएगा तो फिर उसके बाद एनआरसी जो है वो डाटा ऐसे ही निकाल सकते हो उसमें से, तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी, अलग से करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो उसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा, सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। आंसर जो हो जाएगा इसका करेक्ट वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये कुछ 10 क्वेश्चन है इस पूरी न्यूज़ के ऊपर जो हम लोगों ने सॉल्व कर देखे हैं। आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेंसस में से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इसके जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो भी हम लोगों ने देख लिए हैं, एंड जो न्यूज़ थी करंट अफेयर की इसको भी हमने कवर कर लिया है। अच्छे से आपने इसको तैयार करना है, ढंग से इसके डाटाज एंड फैक्ट्स को आपको याद रखना है, एंड हाई चांसेस हैं कि आपके जो आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन है इसमें से कुछ ना कुछ आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा और इस न्यूज़ को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।